आइए सुनते हैं आज की कहानी कदरदान। उनके डेरे, उनके घर बार अधिकतर उन्हीं के ऊपर आश्रित रहते। एक ही जगह में वे रह भी तो नहीं सकते। भैंसों को जहां तहां घास मिलता वहीं वहीं होते उनके घर बार। सिर पर छत के नाम पर होती बस आकाश की नीली छतरी। अब तो पॉलीथिन के तंबू से भी चल पड़े हैं, पहले तो वे भी नहीं होते थे। गर्मी, बरसात, सर्प, कीड़ा, मुश्किल, मुसीबत झेलते झालते एक रब ही रक्षक, रब ही देखनहार था। कोई डर, भय, खतरा, फिक्र इनकी शक्लों पर नहीं दिखाई देता था। दिलों के भीतर होता होगा, पर वो किसने देखा। भैंसों से दूध निकालकर, दूध घी बेचकर जो कमाया वही उनका। नमक, तेल, तमाकू, सौदा, सुल्फा, सब्जी भाजी, दवा दारू भी सब चला हुआ। जीना मरना, कठिन समय के लिए भी, दिलों के चाव अरमान पूरे करने के लिए भी सब इंतजाम। पैसे और रुपए का भी जुगाड़ पूरा। घुमक्कड़ जीवन की सभी मुसीबतों के बाद भी जीने की तमन्नाएं। इनके चाव मल्हारों, उमंगों और सपनों से लदी आंखों में। पढ़ने वाले पढ़ ही लेते। इंतजार में दुनिया चली हुई है। हर मनुष्य, हर इलाका अपने अपने हिसाब से इंतजार में ही तो रहता है। लोग भी, हमारे पोंग डैम का इलाका भी हर ऋतु में इंतजार में ही रहता है। लोग भी पोंग डैम बनाने से पहले यहाँ की हल्दुन घाटी के उजड़े हजारों परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें हर मौसम में अपनी जमीनों के बदले जमीनें मिलने के आश्वासन के पूरा होने का इंतजार रहता। दिसंबर जनवरी में सर्दी शुरू होते ही पोंग इलाके के प्रवासी पक्षियों का इंतजार लग पड़ता। खोज तलाश करने वालों को, पर्यटकों को, फोटोग्राफरों और पत्रकारों को अपने अपने हिसाब से पक्षियों की इंतजार रहती। कई लेख, कई फोटो, कई आंकड़े, कई लेख प्रलेख, कई हिसाब किताब, सैर सपाटे, बहुत आनंद ही आनंद, मौजे ही मौजे, बड़ा रसूख सम्मान। फिर यहाँ के लोगों को और पंजाब के गुजरों को गर्मियां आने और पानी के उतरने की इंतजार लग पड़ती है। डैम के इलाके में पानी के उतरते ही जमीन बाहर आती। लोग इन जमीनों में फसलें बीज लेते। बाकी बचती हरी घासनियां गुजरों को इन्हीं घासनियों में अपनी भैंसों को खूब घास चराने की उम्मीद रहती। पानी के उतरते ही भैंसों ने फ्लड चराना है। लोग बोलते। इलाके के लोगों को गुजर भाइयों की इंतजार दूध घी के लिए रहती। पूरे साल के लिए घी खरीद लिया जाता। नौजवान गुजरों को अपने अपने विवाह का इंतजार भी हर किसी नौजवान आदमी की तरह रहता। नगरोट, सूर्या बाजार इन्हीं नौजवान गुजरों के विवाहों का चुप चुपता पर सुस्त गवाह रहता। जोड़े बनने, विवाह होने की खूब रौनकें लगती। बड़ी बड़ी कहानियां बनती बिगड़ती सुनाई पड़ती दिखाई देती। बड़ी हैरानगी से बाजार इन लोगों के चाव, मल्हारों, उमंगों और शौक स्कीनियों को देखता, सुनता, महसूस करता। आजकल तो गुजरों की भैंसें ट्रकों में यहाँ पहुंचती हैं, परंतु हमारी वाली कहानी पैदल चलने वाले जमाने की कहानी है। गर्मियां आ गई थी। गुजर अपनी अपनी भैंसों और टोलियों के साथ पंजाब से पोंग इलाके की ओर चले थे। वो अपने टोले में अपने माँ बाप के साथ थी। उसकी छलांगे मारती जवानी बार बार उसकी जिंदगी के दरवाजों पर दस्तक दे रही थी। वो इसकी आवाज को अनसुना कर रही थी। लंबी कदकाठी, सुंदर गोल शक्ल, सफेद दांत, अखरोटी दांतुन के लाल लाल होठ, कोको कोला रंग का पट्टीदार सूट, काला दुपट्टा, उसकी सुंदरता के समक्ष सारी दुनिया की हीरोइन फेल थी। उसके पैरों में चमड़े की जूतियां थी। जूतियां क्या थी, निरा चमड़ा ही छाप दिया था। इन जूतियों को कोई चमड़े का भारी गुलाब ही कह सकता था। वो अपने टोल में था। लंबा ऊंचा 6 फुट का जवान था। अनार के दानों सा रंग था। आंखों में सपने थे। विवाह की उम्र हो गई थी। इसने उसे पहली दफा हैंडपंप पर पानी पीते हुए देखा था। उसने अपने आप नलके से पानी निकलता था और झटपट अंजलि से पिया। अंजलि लगाए उसका गोरा सफेद लंबा हाथ देखकर उसके दिल में छलाका सा पड़ गया। इसके हृदय में कुछ डब 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 कर बज उठा। इसने भी अपने आप नलका चलाकर पानी पिया था। उसने भी इसे पानी पीते एक बार ही देखा था। बस फिर एक दूसरे को देखने के बाद वो दोनों वे नहीं रहे थे जो वे एक दूसरे को देखने से पहले थे।
भैंसे हाँकते हाँकते ये सब लोग चले हुए थे। उसके टोले के लोग आगे आगे चले थे, इसका टोला पीछे पीछे चला था। कभी कभी वो शर्माती शर्माती चोर नजरों और तिरछी निगाहों से पीछे घूम घूम कर देख भी लिया करती। ये भी इंतजार रहता कि वो देखे। उसकी नजरें आंखें चार होते ही उनकी सूरतों पर फूलों की ऋतु उतर आती थी। 5-7 किलोमीटर और आगे चलकर एक और हैंडपंप आया था। वो फिर पानी पीने आई थी और उसने पानी का एक डिब्बा सा भी भरा था। वो वहां से लौटी तो वो भी अपने लिए नलका चलाने लगा। तो उसने कहा, तू मुझे क्यों देखता रहता है? तू मुझे क्यों देखती रहती हो? इसने जवाब दिया तो शर्माकर दौड़ गई और जाकर माँ के कानों में खुसुर फुसुर की थी। उसकी माँ ने भी उसे एक नजर भरकर देखा था। वो अपने टोले में लौट आया था, पर उसके बाल, उसकी आवाज ने इनके कानों में जल तरंग बजा दी थी। पत्ते पत्ते, पौधे पौधे में, हर शक्ल में, हर मनुष्य में, हर ओर इसको उसी की सूरत शक्ल दिखाई पड़ रही थी। इसका हर श्वास इंतजार में था। तेज धूप थी, पर उसका ख्याल, उसका अगल बगल में होना, उसका घड़ी घड़ी पीछे मुड़ मुड़ कर देखना इस वक्त तक चेरों की हवाओं सा था। पोंग इलाके के आसपास उनके टोलों के डेरे सज चुके थे। वो भी बाजार को जाती थी, वो भी जाता था। वो आगे आगे पीछे देखती देखती, वो पीछे पीछे उसे देखता देखता। दिखाई पड़ जाए तो भी छलका, न दिखाई पड़े तब भी छलाका। कोई गल बात नहीं, बस चले हुए एक दूसरे को देखते देखते। आंखें ही बुझती थी, आंखों की बात बाजार भी जानता था। ये जोड़ी बन जाने वाली थी। सबकी नजरें उन्हीं पर टिकी रहती थी। एक दिन बाजार में मेहर और महिरी भी दिखाई पड़े। अपने माँ बाप के साथ वो भी थी। मेहर मर्जी से नहीं आया था, पकड़ कर लाया गया था। अभी छोटी ही है मेरी बेटी, कुछ रोज कुछ साल और मेरे पास रह जाए। जाना तो इसे है ही। इसे कोई लड़कों की कमी तो नहीं है। पता नहीं कौन पसंद आ गया है, कैसा है। अभी तो मैंने उसे तड़का टाल देना है। क्या पता कौन कंगला हो, मेरी बेटी को भरपेट खिला भी सकेगा। महर सोचों में डूबा था। महिर की आवाज सुनाई पड़ी। वो देख लंबे ऊंचे अधेड़ महिर ने सोचा कि झील के बाहर निकलकर देखा। अपनी जवानी याद हो आई। 5-7 हाथ दूर खड़ा ये लंबा ऊंचा जवान सुंदर तो उसे भी लगा, पर अभी लड़की की शादी करनी नहीं थी। 2-3 साल तक महर लटकाने टरकाने चाहता था, टालना ही चाहता था। मुस्कुराते मुस्कुराते महर ने अचानक किसी ऐसे लाला, ऐसे दुकानदार की तरह देखा जिसे ग्राहक की जेब में दम नहीं होने का शक हो। बेटे को बाप के फैसले का इंतजार था। नौजवान भी नजदीक आकर अपनी तकदीर के फैसले के इंतजार में था। महर ने बेटी से पूछा, 1000 रुपए किलो। बाप के सवाल ने बेटी को आकाश से धरती पर पटक दिया। 1000 रुपए किलो? वो डर भी गई थी। अगर इतने पैसे उसके पास न हुए तो दिल का ऐसा कदरदान, ऐसा जानकार फिर कहां मिलेगा? वो सोच रही थी और ये 6 फुट का जवान उसे गहरी सोचों में डूबा हुआ देख रहा था। महर ने सोचा, जवान टल गया। मेरी तरकीब, मेरी चाल काम आ गई। कंगले को तो मैं ऐसे भी लड़की नहीं दूंगा, बेटी को तो मैं मना लूंगा। उसने एक बार फिर उससे पूछा, हाँ बोल, 1000 रुपए किलो लेगा इससे? क्यों नहीं? नौजवान ने जवाब दिया। वो तो आकाश में उड़ने लगी थी। 1000 रुपए किलो मोल देने को तैयार कदरदान अब तो उसका अपना ही होने वाला था। वो सपनों की झील में तैर रही थी। महर भौचक्का था। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लड़के के पास इतने नोट भी हो सकते थे, पर जबान तो जबान थी। अब कैसे कहता, मैंने अपनी बेटी की शादी नहीं करनी है। अब क्या सोचना? यह महिर की आवाज थी। साथ ही शर्माते हुए नौजवान की आवाज निकली, चला बैठ जा धर्म कांटे पर। और वो चिड़िया सी उटक कर तराजू में चढ़ बैठी। फिर उसने सोचा, इन मोटी भारी चमड़ी की जूतियां तो खोल लूं, कुछ भार घटेगा। सोचकर वो जूतियां उतारने लग पड़ी। ना, जूती मत उतारना, हमारी बेइज्जती मत कराना, नौजवान ने कहा। वो बोली, भारी भरकम है, पैसे में दे रहा हूं, तुझे किसका फिक्र? कैसी भारी भरकम? हंसता हंसता नौजवान बोला और वो समय जूतियां तुल गई। असली दूध घी से पली वो 72 किलो निकली। उस नौजवान ने अपने कुर्ते की लंबी जेब से नोटों की 5-7 गड्डियां निकाली और गिनकर महर को 72,000 रुपए पकड़ा दिए। सब देखने वाले भौचक्के थे। अपने खजाने
का कोमल हाथ पकड़कर वो अपनी डेरी की तरफ चल पड़ा। उसकी आंखों में महरम से मिलने का संतोष था, माँ बाप से अलग होने का दुख भी। महर माहिर और बाजार के लोग उन्हें जाते देख रहे थे। महर और माहिरी के दिलों में दुख, खुशी, संतोष, तसल्ली, चैन और पता नहीं क्या क्या था। आंखों में आंसू थे, चेहरे पर आशाओं की, सुख के सपनों की लौ चमक रही थी।